जस्ट लेट मी नो इफ देयर आर एनी डाउट्स। कोई भी डाउट्स अगर किसी को भी हैं आर्टिकल्स चैप्टर में तो प्लीज मैसेज कर दीजिए। ओके, अच्छा ठीक है। ओके, यू वर एब्सेंट इन द क्लास यस्टरडे। या तो यस, यू कैन डेफिनेटली सी द रिकॉर्डिंग, उसमें हमने रिवीजन भी किया हुआ है और हमने ना नेक्स्ट भी कुछ किए थे। रूल्स हमने पढ़े थे, अप टिल 20 रूल्स हमने कवर किए थे। ठीक है, तो उनको लास्ट जो भी आपका रिकॉर्डेड लेक्चर होगा उसमें से रिवाइज कर लेना। ठीक है, और फिर उसके बाद हम लोग आज शुरू करते हैं। ठीक है, अपना सेम तरीके से हम शुरू करेंगे रिवीजन के साथ। आई होप, अच्छा मुझे एक चीज बताओ, सी आई नीड टू आस्क दिस क्वेश्चन, क्योंकि ना जैसे जैसे हम चैप्टर में प्रोसीड करेंगे, ठीक है, एज वी विल प्रोसीड द चैप्टर, यही वाला चैप्टर आर्टिकल्स, तो ना रिवीजन जो है वो हमेशा हर लेक्चर में ही करेंगे, इन एवरी लेक्चर। ठीक है, जैसे हमने कल 20 रूल्स तक पढ़ा, तो आज मैं वो 20 रूल्स रिवाइज कराऊंगी ही कराऊंगी, 5 to 10 मिनट्स लेके, मे बी 15 मिनट्स, बट यस हम लोग वो सारे रूल्स रिवाइज करेंगे। अब इस स्ट्रैटेजी से किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? एनी प्रॉब्लम विद दिस अप्रोच? कुछ भी प्रॉब्लम, देखो, डोंट हेजिटेट। अगर किसी को कुछ भी प्रॉब्लम है, ठीक है, तो प्लीज क्लियरली मेंशन। ठीक है, अगर आप लोग चाह रहे हो कि रिवीजन हम खुद से कर लेंगे, मैम आप आगे पढ़ा दिया करो, तो ऐसा भी कुछ नहीं, आप मेंशन कर सकते हो। लेकिन अगर ये अप्रोच सबको अच्छी लग रही है और सबको कंफर्टेबल लग रही है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसी अप्रोच के साथ आने वाले सारे चैप्टर्स करेंगे और इसी अप्रोच के साथ हम बाकी की क्लासेस कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अब ऐसा है, इस अप्रोच को मैंने इसलिए रखा था क्योंकि कई बार क्या होता है, प्रीवियस लेक्चर जैसे कल का लेक्चर, अब जैसे वन ऑफ द स्टूडेंट वाज एब्सेंट यस्टरडे, अब क्या होगा, इसको अगर मैं रिवाइज करा दूंगी सब, तो उनके लिए तो चलो पॉजिटिव है ही, बट जो लोग कल क्लास में प्रेजेंट थे उनके लिए डबल पॉजिटिव है। देखो कैसे, आपने कल क्लास में मेरे साथ पढ़ा, एक चीज, दूसरी चीज आपने घर जाके पढ़ा होगा, और आज हम फिर से पढ़ रहे हैं, तो 3 टाइम्स तो आप ऑलरेडी वो 20 रूल्स पढ़ चुके हो। तो अब जब आप फोर्थ टाइम टेस्ट के लिए, वीकली टेस्ट के लिए इसको रिवाइज करोगे, तो आपको चीजें वैसे ही याद हो जाएंगी। ठीक है, तो आपको जो भी आप मेमोराइज कर रहे हो वो एफर्टलेसली याद हो जाएगा। उसके लिए आपको कुछ ऐसा बहुत हार्ड वर्क नहीं करना पड़ेगा, बिकॉज बहुत सारा हार्ड वर्क हम ऑलरेडी क्लासेस में कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने ये अप्रोच रखी थी, एंड आई एम हैप्पी टू सी द रिप्लाई फ्रॉम ऑल ऑफ यू दैट नन ऑफ यू हैव एनी प्रॉब्लम्स विद द अप्रोच। ठीक है, तो हम लोग इसी अप्रोच के साथ परस्यू करेंगे। ठीक है, ओके। तो हमने क्या पढ़ा था, हमने सबसे पहले आर्टिकल देखा था, आर्टिकल क्या होते हैं। और आर्टिकल से भी पहले हमने क्या देखा था, बहुत ही बेसिक कुछ कॉन्सेप्ट्स देखे थे। नाउन, आई होप सबको याद हो गया होगा। पर्सन, पर्सन देखो, अब मैं पूरा नहीं लिखूंगी ऐसे, पर्सन ऐसे शॉर्ट फॉर्म्स में। ठीक है, पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग और कोई भी एब्स्ट्रैक्ट चीज, इनको हम क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं। ठीक है, फिर हमने देखा था एडजेक्टिव। एडजेक्टिव हमने क्या देखा था, कोई भी ऐसे वर्ड्स जो बेसिकली इन सब की क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, या इन सब की कोई स्पेशल क्वालिटी के बारे में हमें बेसिकली क्या कर रहे होते हैं, बता रहे होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव। फिर हमने देखा था एडवर्ब। ठीक है, एडवर्ब हमने क्या देखा था, हमने देखा था एडवर्ब कैसे वर्ड्स होते हैं। एडवर्ब ऐसे वर्ड्स होते हैं जो इन दोनों के बारे में हमें क्या देते हैं, कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हैं। ठीक है, अब ये चैप्टर हमने किए नहीं है, बट इन चैप्टर्स के बारे में आपको ऑलरेडी बेसिक बहुत कुछ पता चल गया। जैसे कि एडजेक्टिव्स के बारे में आपको ये पता चल गया कि 3 डिग्रीज होती हैं एडजेक्टिव की, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, पॉजिटिव डिग्री होती है नॉर्मल सेंटेंस, नॉर्मल वर्ड, जैसे टॉल, इसमें कोई कंपैरिजन नहीं होता, आप 1 पर्सन के लिए ही ये वर्ड यूज कर रहे हो डिस्क्राइब करने के लिए 1 पर्सन को। कंपैरेटिव में आप 2 पर्सन को कंपेयर करते हो, ठीक है, कि इन दोनों में से कौन टॉल है, टॉलर कौन है। ठीक है, और सुपरलेटिव डिग्री में आप 1 पर्सन को ग्रुप ऑफ पर्सन के साथ बेसिकली क्या करते हो, कंपेयर करते हो, कि इनमें से सबसे टॉलेस्ट जो है वो ये पर्सन। ठीक है, ये होगी आपकी सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, फिर हमने ये एक चीज सीखी थी एडजेक्टिव के बारे में। ठीक है, उसके बाद हमने एक वर्ड पढ़ा था, प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या, मैंने बताया था आपको, मैंने आपको ये बताया था, प्रोनाउन ऐसे वर्ड्स हैं जो बेसिकली किसको रिप्लेस करते हैं, ये वाले जो वर्ड्स है ना, नाउन्स, इनको रिप्लेस कर देते हैं सेंटेंस में, तो उन वर्ड्स को हम प्रोनाउन बोलते हैं। प्रोनाउन में हमने 1 टाइप भी पढ़ा था प्रोनाउन का, रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन में हमने क्या पढ़ा था, मैंने बोला था फॉर एग्जाम्पल, ये एक सेंटेंस है,
ये सेंटेंस का वन पार्ट है, ये सेंटेंस का टू पार्ट है, ठीक है। तो ऐसे वर्ड्स जो वन पार्ट और टू पार्ट में एक लिंक को एस्टैब्लिश करेंगे, एक रिलेशन को एस्टैब्लिश करेंगे, इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ के सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाएंगे, ऐसे वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन। तो रिलेटिव प्रोनाउन क्या हुआ? ऐसे वर्ड्स जो टू पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस, जिनको हम जो कि इंडिपेंडेंट क्लॉजेस भी हो सकते हैं या डिपेंडेंट क्लॉजेस भी हो सकते हैं, उनको जोड़ के क्या करते हैं? मीनिंगफुल बनाते हैं, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा था रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। तो ये कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन थी बाकी चैप्टर्स की जो हमने इस चैप्टर में पढ़ी, ठीक है। और हम ऐसे ही बाकी चैप्टर्स को इंटरलिंक करके पढ़ेंगे, ताकि इस चैप्टर का, फॉर एग्जांपल नाउन चैप्टर का जो रूल आर्टिकल्स में यूज हो रहा है वो हमें यहाँ पे भी पता हो, और आर्टिकल चैप्टर का जो रूल नाउन में यूज हो रहा है वो हमें यहाँ पे भी पता हो। क्योंकि आपके जो क्वेश्चंस आ रहे हैं पेपर में, वो दो दो चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स को मिक्स करके भी आ रहे हैं। इस बार 17 सितंबर के पेपर में ऐसे भी क्वेश्चंस थे, फॉर क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 जो था उसमें, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। तो हम इंटरलिंक करके भी चैप्टर्स को पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो, ये एडिशनल हमने पढ़ा था बाकी चैप्टर्स के बारे में, इस चैप्टर में आर्टिकल्स में। अब हमने आर्टिकल्स चैप्टर में क्या पढ़ा था वो आपको इजीली समझ में आएगा। हमने पढ़ा था आर्टिकल्स क्या होते हैं। आर्टिकल ऐसे वर्ड्स हैं जो बेसिकली नाउन के बारे में हमें क्या बताते हैं, कि नाउन क्या है, पर्टिकुलर है या फिर अननोन है या फिर कॉमन है, ठीक है, या फिर जनरल है, ठीक है, ये बताते हैं। अब आर्टिकल्स कितने टाइप के होते हैं? टू टाइप के। कौन कौन से आर्टिकल? डेफिनेट आर्टिकल होता है और इनडेफिनेट आर्टिकल होता है, ठीक है। डेफिनेट आर्टिकल क्या होता है? जो बताता है कि नाउन क्या है, पर्टिकुलर है। इनडेफिनेट क्या होता है? जो बताता है कि नाउन अननोन है। डेफिनेट कौन सा आर्टिकल होगा? द। इनडेफिनेट कौन सा होगा? ए या एन, ठीक है। यही पढ़ा था हमने। फिर हमने पढ़ा था कि जो डेफिनेट आर्टिकल है उसको हम यूज कहाँ करते हैं? सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ यूज करते हैं और प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ यूज करते हैं। जैसे कि डॉग जो है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, वन डॉग है और सिंगुलर भी है, ठीक है, सिंगुलर है और काउंटेबल भी है, तो द डॉग भी हो सकता है। और प्लूरल काउंटेबल नाउन, डॉग्स अगर मैं कर दूं तो प्लूरल हो गया, और काउंटेबल भी है तो द डॉग्स भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन इनडेफिनेट आर्टिकल को हम सिर्फ कहाँ यूज करते हैं? हम लोग सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अ डॉग, आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते हो अ डॉग्स, ठीक है, दिस विल बी रॉन्ग, ठीक है। तो इसको आप कहाँ यूज करते हो? सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ यूज करते हो, ठीक है, ये हमने पढ़ा। फिर हमने पढ़ा आर्टिकल्स को हम किस किस के साथ यूज कर सकते हैं। नाउन के साथ तो यूज कर ही सकते हैं, एडजेक्टिव के साथ भी कर सकते हैं और एडवर्ब के साथ भी कर सकते हैं। इतना हमने पढ़ा था फर्स्ट 2 3 स्लाइड्स में, ठीक है। फिर हमने देखा था कि डेफिनेट आर्टिकल जो है उससे रिलेटेड रूल्स क्या हैं, ठीक है। फर्स्ट क्लास में हमने 8 रूल्स पढ़े थे और कल हमने 20 रूल्स पढ़े, ठीक है। अब देखो, फर्स्ट क्लास में हमने बेसिकली क्या रूल पढ़े थे, अब इसको फटाफट स्लाइड से हम लोग रिवाइज करते हुए जाएंगे सो दैट वी डोंट वेस्ट टाइम इन राइटिंग। देखो, रूल नंबर 1 क्या था? रूल नंबर 1 था कि हम लोग इसको किसके साथ यूज करते हैं? सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव के साथ। ये मैंने आपको बता दिया क्या होती है। ऑफ द टू का रूल पढ़ा था कि जब भी आपको बेसिकली ऑफ द टू लिखा मिलेगा, प्लूरल नाउन मिलेगा और कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव मिलेगी, तो आप क्या यूज करोगे? द को यूज करोगे, ठीक है। ये दो रूल पढ़ा। फिर उसके बाद, इसके बाद हमने बेसिकली कौन से रूल पढ़े थे? उसके बाद हमने पैरेलल कंस्ट्रक्शन का रूल पढ़ा था। द हायर वी गो द कूलर इट गेट्स, हायर के साथ द और यहाँ पे कूलर के साथ, बट कंपैरेटिव डिग्री होनी चाहिए, ये देख लेना, ठीक है। उसके बाद द को हम कंट्री के नाम के साथ भी यूज करते हैं। यूनाइटेड वर्ड कहीं आएगा, यूनियन आएगा, रिपब्लिक आएगा, तो इनके साथ आप बेसिकली, अब रिपब्लिक में आर वर्ड जो है क्या है? कॉन्सोनेंट है, ठीक है, वॉवल नहीं है, कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट है, ठीक है, ये भी देख लेना। रिपब्लिक, ठीक है, और रिपब्लिक, और रिपब्लिक नहीं होगा, ठीक है, ये भी देख लेना, यहाँ पे द रिपब्लिक होगा बिकॉज कंट्री के नाम के साथ है, ओके। उसके बाद नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट बेसिकली क्या है? नेक्स्ट था जोग्राफिकल डायरेक्शंस का रूल। जोग्राफिकल डायरेक्शंस के साथ आप यूज करोगे द, ठीक है, लेकिन एक एक्सेप्शन पड़ी थी, क्या? अगर नेम ऑफ द प्लेस के साथ नेम ऑफ द डायरेक्शन गिवन है, जैसे कि यहाँ पे वेस्ट बंगाल, बंगाल इज द नेम ऑफ प्लेस, वेस्ट इज डायरेक्शन, तो कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करोगे। बट अगर आपने डायरेक्शन के साथ ई आर एन ऐड कर दिया, तो फिर आप क्या यूज करोगे? द आर्टिकल यूज करोगे। फॉर एग्जाम्पल द सदर्न इंडिया, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द वेस्टर्न राजस्थान, ठीक है। उसके बाद देखो माउंटेन रेंजेस के साथ पढ़ा था।
अगर माउंटेन रेंजेस दी हुई है तो आप द यूज करोगे, अगर आपको सिर्फ वन माउंटेन दी गई है तो कोई आर्टिकल नहीं यूज करोगे। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। दिस वाज योर रूल नंबर 6। रूल नंबर 7 क्या था? होली बुक्स के नाम के साथ आप क्या यूज करते हो? द यूज करते हो। बट इफ द नेम ऑफ द ऑथर इज गिवन विद द नेम ऑफ द बुक, नो आर्टिकल इज यूज्ड, राइट? नेम ऑफ द न्यूज़पेपर्स के साथ आप क्या यूज करते हो? आप नेम ऑफ द न्यूज़पेपर के साथ बेसिकली क्या यूज करते हो? द यूज करते हो। ठीक है, ओके, आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, नेम ऑफ द स्टेट के साथ मैंने द एक एग्जांपल में यूज किया हुआ है मालन, बट द थिंग इज उसको क्यों यूज किया वो कॉन्सेप्ट मैं आपको आगे क्लियर करूंगी। ठीक है, डोंट वरी अबाउट दैट। आई रिमेंबर एक एग्जांपल में मैंने द अरुणाचल प्रदेश लिखा है। ठीक है, द अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अब इसका भी एक फंडा है, इसका भी एक रूल है, वो मैं आगे क्लियर करूंगी, उसको होल्ड करके रखो। ठीक है, डोंट वरी, इसको मैं क्लियर कर दूंगी आप। ठीक है, अभी के लिए ये रूल देखो, न्यूज़पेपर के नाम के साथ हमने द यूज करना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या आ जाएगा? नेक्स्ट हमने जो कल नए रूल्स पढ़े थे, नए रूल्स में हमने क्या पढ़ा था? यहां से शुरू किया था कल हमने, राइट? हमने पढ़ा था कि सी, ओशन, रिवर, बे या डेजर्ट, बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे थे इनके, उनके नाम के साथ भी आप क्या यूज करते हो? द। कुछ ये एग्जाम्पल्स गिवन है। ठीक है, लेकिन अगर कोई भी इनमें से किसी भी चीज का नाम किसी भी पर्सन के नाम के ऊपर है, जैसे हडसन बे इन कनाडा, ठीक है, तो आप क्या करोगे? कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करोगे। ठीक है, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं, जैसे हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स के नाम के साथ आप क्या यूज करते हो? द यूज करते हो। ठीक है, ओके, ये हमने दो रूल्स कल नए शुरू किए थे। उसके बाद नेक्स्ट रूल देखो क्या पढ़ा था? फिजिकल पोजिशंस के साथ, इसके भी हमने कई मल्टीपल एग्जांपल्स पढ़े हैं कल। आप क्या यूज करते हो? द, फॉर एग्जांपल द फर्स्ट, द सेकंड, द थर्ड, द टॉप एंड बॉटम। ठीक है, द लास्ट, द सेकंड लास्ट, थर्ड लास्ट। आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन इन द एक्सरसाइज इज इनकरेक्ट, राइट? वॉर्स एंड रेवोल्यूशंस के साथ द यूज करते हो, देखो जैसे इतने सारे। उसके अलावा भी हमने बहुत सारी वॉर्स एंड बैटल्स पढ़ी थी जिनके साथ हम बेसिकली यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर इस तरीके से शॉर्ट फॉर्म में किसी भी बैटल का या वॉर का नाम लिखा हुआ है तो कोई आर्टिकल यूज नहीं करोगे। ठीक है, रेवोल्यूशन के नाम, द फ्रेंच रेवोल्यूशन, द रशियन रेवोल्यूशन, राइट? उसके बाद देखो, हेवनली बॉडीज के नाम के साथ हम दो यूज करते हैं, जैसे यहाँ पे प्लूरल सरनेम अगर गिवन है, इस तरीके से अगर गिवन है तो द यूज करेंगे। लेकिन अगर आपको अपोस्ट्रोफी एस में सरनेम गिवन है, फॉर एग्जाम्पल मल्होत्रास, ठीक है, तो उसके साथ आप द यूज नहीं करोगे। क्यों नहीं यूज करोगे? क्योंकि वो किस चीज को दिखा रहा है? पोजेशन को, या फिर किस चीज को? ओनरशिप को, या फिर किस चीज को दिखा रहा है? बिलोंगिंगनेस को। ठीक है, अब सिनोनिम देखो। अब सिनोनिम कैसे याद होते हैं? जब आपको किसी वर्ड का मीनिंग पता है तो आप ये खुद से वर्ड्स याद रख सकते हो, क्योंकि सबके सिमिलर मीनिंग है। ठीक है, ऑलमोस्ट सिमिलर मीनिंग है। तो सिनोनिम्स इसी तरीके से आप याद करोगे, वर्ड देखोगे, वर्ड के बाद उसका देखो। बाकी जो मेरे दो बैचेस हैं उनमें मैंने यही टेक्निक यूज की है सिनोनिम्स को याद कराने की। अब सिनोनिम्स में आपको लिस्ट दे दूंगी 500 प्लस सिनोनिम्स, सब याद नहीं होंगे, दैट इज नॉट ह्यूमनली पॉसिबल। कोई चमत्कार नहीं होगा, कोई मैजिक नहीं होगा कि सब याद हो जाएगा। तो उसका एक इजी तरीका जो मैंने ढूंढा था अपने लिए वो ये था कि वर्ड उठाओ, ठीक है, वर्ड का मीनिंग समझ लो। ठीक है, अगर आपको वर्ड का मीनिंग पता है तो ऑप्शंस में से आप जो क्लोजेस्ट वर्ड है, इस वर्ड के मीनिंग के जो क्लोजेस्ट वर्ड है, सिमिलर मीनिंग वाला जो वर्ड है, वही उसका आंसर होगा। और हमेशा ऐसे होता है सिनोनिम्स में, बाकी के जो तीन ऑप्शंस है, जो एग्जामिनर है वो हमेशा उनका एंटोनिम दे देता है, क्योंकि हमें कई बार वर्ड का मीनिंग नहीं पता होता, इसलिए हम उसको गेस ही नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो सबसे इजी तरीका यही होता है, और इसी तरीके से मैंने ये याद किया था सब। मतलब याद नहीं किया, बट हाँ वो आपको याद रहना शुरू हो जाता है फिर। ठीक है, ओके, अभी आई होप ये रूल नंबर 14 भी क्लियर होगा आपको। ठीक है, उसके बाद देखो, व्हाट इज रूल नंबर 15? 15 हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था जब पर्टिकुलर नाउन की बात होगी, और इसका मैंने आपको एक ही लॉजिक बताया था कि डेफिनेट आर्टिकल जो है हम यूज ही वहां करते हैं जहां हमें नाउन को पर्टिकुलर बताना होता है। ठीक है, और इसके कुछ एग्जाम्पल्स हमने देखे थे। द बॉय स्टैंडिंग आउटसाइड, देखो नॉर्मल बॉय की बात नहीं कर रहा, किस बॉय की बात कर रहा है? एक स्पेसिफिक बॉय की बात, वो वाला बॉय जो स्टैंड कर रहा है आउटसाइड। ठीक है, इसलिए यहाँ पे दो यूज हुआ। ठीक है, ओके, अब देखो ये हमने रूल पढ़ा था कि अगर आपको सेंटेंस में ये चार वर्ड्स कहीं पे भी लिखे हुए मिलते हैं और उसके आगे कोई भी नाउन है, ठीक है, तो आप उस केस में यहाँ पे द आर्टिकल यूज करोगे। फॉर एग्जाम्पल द होल बुक, द कंप्लीट फैमिली, द एंटायर सिलेबस, द सेम थिंग, राइट? ये एग्जाम्पल्स हमने कल देखे थे। ठीक है, तो इसको देखो, ये रूल हो गया। उसके बाद नेक्स्ट भी रूल सिमिलर सा ही था, हमने पढ़ा था कि रिलेटिव प्रोनाउन जब यूज किया हुआ है एक सेंटेंस में, जब भी रिलेटिव प्रोनाउन यूज किया हुआ है दो पार्ट्स ऑफ द सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए, अब यहाँ पे जो नाउन होगा उससे जस्ट पहले आप क्या यूज करोगे? द यूज करोगे। तो इसको रिलेटिव प्रोनाउन का रूल भी बोल सकते हो। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं? वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड।
वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस और दूसरे पार्ट ऑफ द सेंटेंस के बीच में जो रिलेशन को क्या करते हैं, एस्टैब्लिश करते हैं, ताकि ये सेंटेंस बेसिकली क्या हो जाए, मीनिंगफुल हो जाए। ठीक है, तो तभी उसका नाम कैसे पड़ा, रिलेशन एस्टेब्लिश करता है तो उसका नाम कैसे पड़ा, रिलेटिव पड़ गया। ठीक है, तो रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है, ये देखो एग्जांपल्स ये पढ़े थे, विच यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है, हु यहाँ पे है, द पर्सन वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस है, इज टीचिंग अस इज वेरी गुड इज टू पार्ट ऑफ द सेंटेंस। अब ये भी मीनिंगफुल नहीं है, ये भी मीनिंगफुल नहीं है, बट जब मैं इनको इस रिलेटिव प्रोनाउन से जोड़ रही हूँ तो पूरा सेंटेंस मीनिंगफुल बन गया। अब जो सेंटेंसेस, जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स मीनिंगफुल नहीं होता है, विच इज मीनिंगलेस, ठीक है, जो मीनिंगफुल नहीं होता उसको हम क्या बोलते हैं, डिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, कौन सा क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, सेंटेंसेस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। और जो पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ वर्ड्स ग्रुप ऑफ वर्ड्स मीनिंगफुल होता है उसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, तो यहाँ पे आपका डिपेंडेंट क्लॉजेस भी हो सकते हैं दो, यहाँ पे वन इंडिपेंडेंट क्लॉज और वन डिपेंडेंट क्लॉज भी हो सकता है, या दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेस भी हो सकते हैं। तो किसी भी चीज को रिलेटिव प्रोनाउन ज्वाइन कर सकता है, ये चीज समझ लेना। ठीक है, ओके, आई होप रूल नंबर 17 इज क्लियर। अब देखो रूल नंबर 18 क्या है। रूल नंबर 18 बहुत सिंपल था, मैंने आपको बोला था जब भी दो प्रॉपर नाउन का आप कंपैरिजन करोगे ना, जैसे यहाँ पे मुंबई प्रॉपर नाउन है और मैनचेस्टर प्रॉपर नाउन है। अब प्रॉपर नाउन क्या होता है, प्रॉपर नाउन नेम होता है। किस चीज का नेम हो सकता है, किसी भी चीज का। ठीक है, कौन सी चीज हो सकती है, पर्सन हो सकता है, प्लेस हो सकता है, थिंग हो सकती है, और क्या हो सकता है, एनिमल भी हो सकता है। ठीक है, कभी भी दो चीजों का जब आप बेसिकली कंपैरिजन करोगे तो जिस चीज के साथ, जिस प्लेस के साथ, जिस प्रॉपर नाउन के साथ आप कंपैरिजन कर रहे हो उसके साथ आप दो आर्टिकल यूज करो। राइट, रूल नंबर 19 देखो, यूज द whenever we get to know about the inner quality of the noun। जब भी आपको किसी नाउन की इनर क्वालिटी के बारे में पता चलता है तो उस इनर क्वालिटी के साथ आप द आर्टिकल को यूज करते हो। जैसे यहाँ द टीचर इन मी, द टीचर इन मी। अब मेरे अंदर का टीचर इज एन इनर क्वालिटी है, मैं इंडिविजुअली एक पर्सन हूँ, मैं कुछ भी हो सकती हूँ, बट द टीचर इन मी नेवर अलाउज मी टू टेल अ लाई। ठीक है, तो यहाँ द टीचर इज द इनर क्वालिटी। द पैट्रियट इन हिम, तो यहाँ पे पैट्रियट जो होना है उसका वो इनर क्वालिटी है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे यूज किया। बॉडी पार्ट्स के साथ आप दो आर्टिकल यूज करते हो। राइट, आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, तो ये हमने क्या पढ़ा, हमने रूल नंबर 20 तक पढ़ लिया। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। तो हमने क्या किया था कल, रूल नंबर 20 तक हमने इतना पढ़ लिया था। ठीक है, और आज हमने बेसिकली क्या पढ़ना है, आज हमने पढ़ना है रूल नंबर 21 से। इतना सबको क्लियर है, राइट? सॉरी, ये नंबरिंग में कुछ प्रॉब्लम है, इसको करेक्ट करना है, तो हम लोग इसको साथ साथ ही मैं करेक्ट करती हुई चलूंगी। ओके, दिस इज रूल नंबर 21। सो वी विल बी डिस्कसिंग टुडे फ्रॉम दिस पर्टिकुलर रूल, राइट? तो रूल नंबर 21 बेसिकली क्या बोलता है आपका, लेट मी जस्ट डू दिस लिटिल करेक्शन, आई डोंट नो हाउ कम दिस। ओके, चलिए, अब हमने क्या करना है, रूल नंबर 21 से पढ़ना है। देखो, रूल नंबर 21 क्या बोलता है, सिंपल, जब भी इन्वेंशंस की बात होगी आप इन्वेंशंस के साथ क्या यूज करते हो, द आर्टिकल को यूज करते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी इन्वेंशन हो सकती है। इन्वेंशन क्या होती है, इन्वेंशन हो सकती है जब भी कोई नई चीज बनती है, या कोई पहले जो एग्जिस्ट नहीं करती थी और कोई नई चीज आपने डिस्कवर की और बनाई, उसको इन्वेंशन बोलते हैं, राइट? तो जैसे टीवी एक इन्वेंशन है, तो हु इन्वेंटेड द टेलीविजन, यहाँ पे इन्वेंशन के साथ मैंने द आर्टिकल यूज किया। हु इन्वेंटेड द ग्रामोफोन, ग्रामोफोन जो इन्वेंशन थी उसके साथ मैंने यहाँ पे द आर्टिकल जो है क्या किया, यूज किया, राइट? लेकिन इस रूल के साथ भी एक एक्सेप्शन है, नॉर्मल स्टेटमेंट आएगा, इन्वेंशन मेंशन की हुई होगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल फाउंटेन पेन भी एक इन्वेंशन है। ठीक है, फाउंटेन पेन भी एक इन्वेंशन है, तो उसके साथ भी आप दो यूज करोगे। ठीक है, तो कुछ भी इन्वेंशन हो सकती है, फॉर एग्जाम्पल कुछ भी, एरोप्लेन, ठीक है, उसके साथ द, कोई भी इन्वेंशन हो सकती है। ठीक है, अब इन्वेंशन के साथ आप क्या यूज करोगे, सेंटेंस में द यूज करोगे, बट द थिंग इज, एक एक्सेप्शन क्या है, जब भी इन्वेंशन जो है काउंटेबल नाउन की फॉर्म में मेंशन्ड होगी, कि आपने वन ही टीवी खरीदा, या वन ही पियानो खरीदा, या वन ही टेलीस्कोप खरीदा, या वन ही एयरप्लेन की बात हो रही है, या वन ही फाउंटेन पेन की बात हो रही है, या वन ही फॉर एग्जाम्पल लैपटॉप की बात हो रही है, जब भी काउंटेबल नाउन की फॉर्म में शो किया जाएगा
तो आप कोई भी आर्टिकल को यूज नहीं करोगे। अगर काउंटेबल है तो नो आर्टिकल विल बी यूज्ड, राइट। तो इस चीज को आप याद रखना, ठीक है। जब भी काउंटेबल नाउन की फॉर्म में है तो आप आर्टिकल को यूज नहीं करोगे। फॉर एग्जाम्पल, माई फादर बॉट अ टीवी, तो अ टीवी इज काउंटेबल, राइट। आर स्कूल हैज बॉट अ टेलीस्कोप, अब टेलीस्कोप इज ऑल्सो काउंटेबल। टेलीस्कोप ऐसा तो नहीं है कि आप काउंट नहीं कर सकते। अगर 50 टेलीस्कोप्स एक जगह पे लैब में पड़े हैं तो डेफिनेटली यू कैन काउंट ईच ऑफ देम, राइट। ठीक है, इस पूरी दुनिया में जितनी भी कंट्रीज हैं उनके पास कितने टेलीस्कोप्स हैं आप सब काउंट कर सकते हो, दे आर काउंटेबल, ठीक है। तो काउंटेबल नाउन की जब फॉर्म में गिवन है तो आप उस केस में क्या करोगे, द आर्टिकल को यूज नहीं करोगे। आप कोई भी आर्टिकल यूज कर सकते हो, ए यूज कर सकते हो, एन यूज कर सकते हो, डिपेंड करेगा कि अगर वो इन्वेंशन का नाम किसी वॉवल से शुरू हो रहा है तो डेफिनेटली आप एन यूज करोगे, बाकी किसी कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है तो ए आर्टिकल यूज करोगे, ठीक है। तो इन्वेंशंस वाला रूल आई होप क्लियर हो गया होगा। इन्वेंशंस के साथ हम द आर्टिकल यूज करते हैं, बट इन्वेंशंस अगर काउंटेबल है तो फिर हम उस केस में क्या यूज करते हैं, द आर्टिकल को यूज नहीं करते। जैसे टीवी काउंटेबल है, टेलीस्कोप इज काउंटेबल, हेंस यहाँ पे द आर्टिकल नहीं यूज करके मैंने ए आर्टिकल यूज किया। ए क्यों यूज किया, क्योंकि टी इज अ कॉन्सोनेंट, इट इज नॉट वॉवल। यहाँ पे भी टी कॉन्सोनेंट है, वॉवल नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एरोप्लेन, तो मैं यहाँ पे एन एरोप्लेन भी लिख सकती थी, ठीक है, बिकॉज दिस इज अ वॉवल, राइट। तो इस तरीके से आप ध्यान रखोगे थोड़ा सा, ओके। रूल नंबर 22 देखो, व्हाट इज रूल नंबर 22। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के नाम के साथ आप क्या यूज करोगे, द यूज करोगे, ठीक है। जैसे कि देखो, माई फ्रेंड प्लेज द गिटार, तो द गिटार, अब गिटार इज अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, तो आप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के नाम के साथ क्या यूज करते हो, द। शी प्लेज द पियानो एवरी इवनिंग, अभी पियानो के साथ आप क्या यूज करोगे, द यूज करोगे, ठीक है। लेकिन अगर आपकी ये जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है ये भी बेसिकली किसी काउंटेबल नाउन की फॉर्म में शो किया गया है तो ए या एन में से कुछ भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे गिटार जो है वो जी से शुरू हो रहा है तो क्या है, कॉन्सोनेंट, तो हेंस ए आर्टिकल यूज किया, ठीक है। माई फ्रेंड्स हैव बॉट अ गिटार, ठीक है। तो आपको देखना पड़ेगा, ये थोड़ा सा रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा कि काउंटेबल नाउन की फॉर्म में गिवन है, क्या उसको इस तरीके से सेंटेंस में गिटार को यूज किया गया है कि आपको ये पता चल रहा है कि कितनी यूनिट्स ऑफ गिटार है, ठीक है। तो उसको आपको बेसिकली क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। और वो प्रैक्टिस से हो जाएगा, ओके। देखो अब जैसे माई फ्रेंड बॉट अ गिटार, यहाँ पे गिटार, अब फ्रेंड एक ही गिटार लाया होगा ना, 100 गिटार तो नहीं लाया होगा, तो अ गिटार, राइट। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और प्रैक्टिस से ये आपको समझ आ जाएगा कि काउंटेबल कहाँ है और कहाँ नहीं। वो थोड़े से डिफरेंट हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। मैम हेलो, हाँ जी। ये मैम ये चलता है माई फ्रेंड प्लेस एम आई 22 नॉट नंबर सर। एम आई नॉट ऑडिबल 22 नंबर में क्या, ये हमें गीतर गीतर और ये द गीतर एक गीतर उसमें थोड़ा डिफरेंस कैसे होता है ये? देखो इसमें बेसिकली आपको काउंटेबल नाउन की फॉर्म में जब सेंटेंस में शो किया जाएगा, जब आप सेंटेंस पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इफ वन गिटार इज बीइंग टॉक्ड अबाउट, या फिर गिटार को एज एन इन्वेंशन बेसिकली यूज किया जा रहा है या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज। अगर आपको ऐसा लगेगा कि उसको किसी यू नो एक्टिव म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज किया जा रहा है तो उस केस में आप द आर्टिकल को यूज करोगे। बट अगर जैसे यहाँ पे लेके आने की बात हुई तो जब आप इस स्टेटमेंट को इन्फर करोगे तो उस केस में आप ये देखोगे कि ऑब्वियसली फ्रेंड विल ब्रिंग वन गिटार, माय फ्रेंड बॉट द गिटार नहीं होगा, अ गिटार होगा। जब आप किसी स्पेसिफिक गिटार की बात कर रहे हो तो ही आप द आर्टिकल को यूज करोगे, ठीक है, राइट। इसको हम एक दो ओके। और प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखेंगे। आर्टिकल्स जिस बुक में से मैंने प्रिपेयर किया, लाइक ग्रामर की बुक में से, उस बुक में जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है उसमें हम देखेंगे, वहां पे कुछ और एग्जाम्पल्स होंगे और उस केस में हम बेसिकली क्या कर लेंगे, कुछ और क्वेश्चंस जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इजीली ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आई होप इट इज फाइन। ओके, चलिए लेट्स प्रोसीड, ठीक है। ओके। तो अभी के लिए आप क्या याद रखोगे, आप ये याद रखोगे कि जब हम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं तो हम क्या यूज करते हैं, वी यूज
डेफिनेट आर्टिकल विद देम, राइट। अब फॉर एग्जाम्पल कोई भी इन्वेंशन या आपको ऐसे म्यूजिकल, देखो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एक इन्वेंशन भी तो होगा ना। तो अगर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को इन्वेंशन की फॉर्म में भी अगर मेंशन किया गया है, तो आप उस केस में भी उसके साथ बेसिकली क्या यूज करोगे, द आर्टिकल ही यूज करोगे। ऐसे बहुत कम केसेस होंगे जहां पे आपको काउंटेबल उसकी फॉर्म में बेसिकली आपको दिया जाएगा, काउंटेबल नाउन की फॉर्म में बेसिकली आपको म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट दिया जाएगा, राइट। राइट, इसके फिर कुछ और एग्जाम्पल्स हम लोग देख लेंगे कल, राइट। मैं इसको ढूंढ के रखूंगी बुक में से कुछ और एग्जाम्पल्स, देन वी विल सी कि इसको डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे। आई होप अभी के लिए इतना क्लियर हो गया होगा। हम्म। चलिए देखिए, रूल नंबर 23 जो है ये बहुत कॉमनली यूज्ड रूल है, ठीक है। मैं नहीं भी पढ़ाऊंगी तो भी आपको ये चीजें पहले से पता होंगी। देखो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है या कोई भी रिलीजियस कम्युनिटी है, यहाँ मैं रिलीजन की बात नहीं कर रही हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रिलीजन, ठीक है। मैं यहाँ रिलीजियस कम्युनिटी की बात कर रही हूँ। रिलीजियस कम्युनिटी क्या होगी, एक ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल जिनका सेम रिलीजन है, ठीक है। तो एक ऐसा ग्रुप ऑफ पर्सन या कुछ एक ऐसा ग्रुप जिनका बेसिकली क्या है, सेम रिलीजन है, उसको हम क्या बोलेंगे, रिलीजियस कम्युनिटी, राइट। तो जब भी किसी पॉलिटिकल पार्टी का जिक्र होगा या जब भी बेसिकली आप किसी रिलीजियस कम्युनिटी की बात कर रहे हो, तो उस केस में व्हाट विल यू विल यूज द डेफिनेट आर्टिकल। तो उस केस में आप कौन सा आर्टिकल यूज करते हो, डेफिनेट आर्टिकल यूज करते हो, द आर्टिकल यूज करते हो। जैसे द नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, दी आम आदमी पार्टी, दी भारतीय जनता पार्टी, दी यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। अभी जो रिसेंटली अलायंस बना है, इंडिया ऑफ ऑल दी ऑपोजिशन पार्टीज, द इंडिया। अब ये कंट्री का नाम नहीं है, ऐसे मत सोचना मैं इंडिया के साथ कंट्री का नाम जो है बेसिकली उस कंट्री के नाम के साथ द यूज कर रही हूँ। इंडिया इज द न्यू पॉलिटिकल अलायंस जो कि बेसिकली कांग्रेस लीडर ने बेसिकली क्या किया है, बनाया है, ठीक है। तो उसके साथ आप बेसिकली क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो, बिकॉज बिकॉज इट इज ऑल्सो पॉलिटिकल अलायंस। तो उस केस में आप बेसिकली यूज कर सकते हो द इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, ठीक है। तो ये जो है इसका फुल फॉर्म है, तो इसके साथ आप डेफिनेटली यूज कर सकते हो द आर्टिकल। बट अगर ये कंट्री का नेम होता तो आप नहीं यूज करते, ठीक है। तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है या कोई भी आपका पॉलिटिकल ऐसा हो सकती है पॉलिटिकल पार्टी, रीजनल है चाहे या आपकी नेशनल लेवल पार्टी है, पॉइंट इज इट शुड बी अ पॉलिटिकल पार्टी, और उसके साथ आप द आर्टिकल यूज करोगे। अब रिलीजियस कम्युनिटीज जो है उनके साथ भी आप कौन सा आर्टिकल यूज करते हो, द आर्टिकल यूज करते हो। फॉर एग्जाम्पल द क्रिश्चियंस, द मुस्लिम्स एंड द हिंदूज, ठीक है। लेकिन इस रूल में जो एक्सेप्शन है वो काफी इजी एक्सेप्शन है। अगर आपको एक स्पेसिफिक इंसान के कंटेक्स्ट में रिलीजन मेंशन किया गया, फॉर एग्जाम्पल देखो ही इज मुस्लिम, तो यहाँ पे मैंने ए आर्टिकल यूज किया, ही इज मुस्लिम या ही इज अ मुस्लिम, राइट। राइट, तो ही इज मुस्लिम और ही इज अ मुस्लिम। तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर पर्सन के कॉन्टेक्स्ट में हम रिलीजन को क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर पर्सन के कॉन्टेक्स्ट में जब हम रिलीजन को यूज कर रहे हैं तो हम वहां पे ए यूज करेंगे, द यूज नहीं करेंगे, ठीक है। आप द कब यूज करोगे रिलीजियस, जब एक रिलीजियस कम्युनिटी, पूरी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, पूरी मुस्लिम पॉपुलेशन या ग्रुप ऑफ मुस्लिम पीपल को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ठीक है। आप तब उसके साथ द मुस्लिम यूज करोगे। एल्स अगर आप एक पर्सन के बारे में बात कर रहे हो तो अ मुस्लिम, ठीक है, अ सिख, अ हिंदू, ठीक है, इस तरीके से आप यूज करोगे। आई होप इट इज क्लियर, राइट। नेक्स्ट देखो रूल नंबर 24। रूल नंबर 24 क्या है, यूज ऑफ आर्टिकल्स व्हेन टू नाउन्स आर जॉइंड बाय एंड। ये हम पूरा रूल दोबारा भी पढ़ेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे बेसिकली क्या बोल रहा है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ सेंटेंस, यहाँ पे नाउन वन गिवन है और यहाँ पे नाउन टू गिवन, ठीक है। और ये नाउन वन एंड नाउन टू को मैंने किस वर्ड से ज्वाइन किया, एंड से। तो वो कह रहा है कि अगर ऐसा सा आपको सेंटेंस गिवन है तो उस केस में आप कौन सा आर्टिकल यूज करोगे, ठीक है। तो अब इस केस में आप कौन सा आर्टिकल यूज करोगे ये किस चीज पे डिपेंड करेगा, यहाँ पे वर्ब कौन सा यूज किया हुआ है, ठीक है। वर्ब क्या होता है, अब आप कहोगे मैम आपने सब समझाया, वर्ब नहीं समझाया ना, तो वर्ब भी बता दूं। तो वर्ब बेसिकली क्या होता है यार, देखो वर्ब बेसिकली क्या होता है, वर्ब इज एनी एक्शन, कोई भी एक्शन जिसको कौन परफॉर्म कर रहा है, आपका सब्जेक्ट परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। अब सब्जेक्ट क्या है, देखो कोई भी सेंटेंस अगर है तो सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है जब हम सेंटेंस लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल ही इज अ गुड बॉय,
ठीक है। ये ही जो है ये बेसिकली क्या होगा आपका सब्जेक्ट, ठीक है। और बेसिकली ही इज अ गुड बॉय, दिस इज व्हाट, दिस इज योर ऑब्जेक्ट। इसको मैं पूरा ऑब्जेक्ट बोल दूंगी, ठीक है। यहाँ पे इज जो है वो एक तरीके से आपका हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, जो आपके एग्जिस्टेंस को शो कर रहा है। अब आपको लगेगा कि मैम ये क्या कंफ्यूज कर रहे हो, है ना। तो इस चीज को अभी यहाँ पे होल्ड करते हैं, क्योंकि जब हम वर्ब्स चैप्टर करेंगे हम ये सब चीजें बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन अभी के लिए आप सिर्फ इसको ब्रॉडली इतना समझो कि ये जो एक सेंटेंस है इसमें ही जो है वो आपका सब्जेक्ट है, जो कि क्या है, गुड बॉय, एंड दिस इज द ऑब्जेक्ट। ऑल्दो हमारे पास यहाँ हेल्पिंग वर्ब यूज की है, पर मैं इसको अभी मेंशन नहीं कर रही हूँ क्योंकि बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा वो, और उसकी भी जरूरत भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है। तो एक बेसिक स्ट्रक्चर जो सेंटेंस का होता है वो क्या होता है, या तो सब्जेक्ट या वर्ब या ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो बेसिक स्ट्रक्चर सेंटेंस का सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट होता है। यहाँ पे भी वर्ब यूज किया गया है, तो इसलिए मैंने यहाँ वर्ब मेंशन किया। अब वो हेल्पिंग वर्ब है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट वर्ब इज मेंशन्ड, राइट। तो एक जो बेसिक सेंटेंस है उसका स्ट्रक्चर इंग्लिश में क्या होता है, ये होता है, ठीक है। जब ये स्ट्रक्चर होता है तो उस केस में आपके पास अगर सेंटेंस में दो नाउन्स गिवन है और दोनों नाउन को एंड से ज्वाइन किया है, तो आप कहाँ पे ये जो आर्टिकल्स यहाँ पे यूज करोगे वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, आपके वर्ब के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। अब वर्ब ना दो तरीके से हो सकता है, देखो मैं आपको शुरू से बताती हूँ। वर्ब मैंने आपको क्या बताया, वर्ब होता है कोई भी एक्शन, जो भी पर्सन है सेंटेंस में, जो भी सब्जेक्ट है सेंटेंस में, वो जो एक्शन परफॉर्म कर रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, वर्ब बोलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ही इज प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है। अब यहाँ पे ही क्या है आपका सब्जेक्ट, प्लेइंग क्या है आपका वर्ब, फुटबॉल क्या है ऑब्जेक्ट। अब वर्ब क्या है, एक्शन, जिसको कौन परफॉर्म कर रहा है, सब्जेक्ट। कौन प्ले कर रहा है, ही प्ले कर रहा है। तो ही इज प्लेइंग फुटबॉल, ये आपका वर्ब है, ये आपका सब्जेक्ट है और ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस क्या हुआ, ये हुआ। अब वर्ब जो होगा ना यहाँ पे, वर्ब वो दो तरीके से हो सकता है, सिंगुलर वर्ब भी हो सकता है और प्लूरल वर्ब भी हो सकता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अब वर्ब का ना हमेशा उल्टा चलता है, आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हो, पर जब हम इसको वर्ब चैप्टर में पढ़ेंगे तो इसको डिटेल में पढ़ेंगे। देखो वर्ब प्लूरल भी होगा और सिंगुलर भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ब जो है वो प्लूरल यूज हुआ है या सिंगुलर यूज हुआ है, ठीक है। उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप यहाँ नाउन्स के साथ कौन कौन से आर्टिकल यूज करोगे। अगर वर्ब प्लूरल यूज हुआ है तो आप उस केस में यहाँ पे जो आर्टिकल यूज करोगे वो कौन सा यूज करोगे, दोनों जगह द यूज करोगे। अगर वर्ब सिंगुलर है तो उस केस में जो आप आर्टिकल यूज करोगे वो सिर्फ फर्स्ट नाउन के साथ आप द आर्टिकल यूज करोगे, सेकंड नाउन के साथ आप कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करोगे, राइट, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, इस रूल को हम 2-3 चैप्टर्स में पढ़ेंगे, और इस रूल के पीछे एक लॉजिक है, ठीक है, जो मैं अभी आपको क्लियर करूंगी कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों हम यहाँ पे वर्ब को प्लूरल यूज कर रहे हैं और क्यों हम यहाँ पे वर्ब को सिंगुलर यूज कर रहे हैं, ठीक है। आई होप इतना अभी सबको समझ में आया होगा कि जब भी आपको एक सेंटेंस गिवन है, फॉर एग्जाम्पल इस पॉइंट नंबर 1 में, जब भी आपको नाउन 1 और नाउन 2 गिवन है और दोनों को एंड से ज्वाइन किया है और वर्ब उस सेंटेंस में प्लूरल गिवन है। अब प्लूरल वर्ब क्या होगा, देखो प्लूरल वर्ब्स जो है हेल्पिंग वर्ब्स में, अगर मैं प्लूरल वर्ब्स की बात करूं तो आपके देखो दो तरीके के हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, सिंगुलर होगा और प्लूरल होगा, ठीक है। जैसे इज है, इज योर सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। एक पर्सन के साथ इज यूज कर सकते हो, आप ऐसे तो नहीं लिख सकते ना, इज दे दे इज गोइंग टू कॉलेज, ठीक है। दे इज गोइंग, ये सेंटेंस गलत हो जाएगा ना, दे क्या है प्लूरल। तो आप प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमेशा कैसा हेल्पिंग वर्ब यूज करोगे, प्लूरल यूज करोगे। तो यहाँ पे कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जो सिंगुलर भी होते हैं और प्लूरल भी होते हैं, जैसे इज आपका सिंगुलर है, आर जो होगा वो आपका प्लूरल हो जाएगा, ठीक है। वॉज जो है आपका सिंगुलर है, वर जो आज हो जाएगा वो आपका प्लूरल हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। जैसे आपका हैज जो है वो सिंगुलर है, हैव जो हो जाएगा वो प्लूरल हो जाएगा। तो अब इनमें से अगर हेल्पिंग वर्ब, ऑल्दो और भी हेल्पिंग वर्ब्स हम पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन अभी के लिए ये हेल्पिंग वर्ब्स जो है इनको पढ़ के आपका आर्टिकल चैप्टर जो है अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो अगर वो प्लूरल होगा, दैट मीन्स इनमें से अगर कोई भी होगा तो आप दोनों जगह दोनों नाउन्स के सामने आर्टिकल यूज करोगे, राइट। यू विल बी यूजिंग आर्टिकल बिफोर बोथ द नाउन्स, ठीक है। लेकिन अगर सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होगा विच मीन्स इनमें से कोई भी है, इज, वॉज, हैज या एम है,
तो उस केस में आप क्या यूज करोगे, सिर्फ नाउन वन के साथ आर्टिकल यूज करोगे, इस नाउन के साथ आर्टिकल यूज नहीं करोगे। ठीक है, जैसे देखो इस एग्जाम्पल में, अब मैं आपको वो लॉजिक भी एक्सप्लेन करूंगी जिसकी मैं बात कर रही थी और आपको ये पूरा अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, देखो ये कह रहा है यहाँ पे द प्रिंसिपल एंड द चीफ गेस्ट हैज अराइव्ड। ठीक है, लेट मी इरेज सम पार्ट ऑफ इट ताकि मैं आपको इसको क्लियरली लिख के समझा पाऊं। ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। ठीक है, देखो, द प्रिंसिपल एंड द चीफ गेस्ट हैव अराइव्ड। अब यहाँ पे द प्रिंसिपल जो है वो नाउन वन है, चीफ गेस्ट जो है वो नाउन टू है। इनको ज्वाइन कैसे किया, एंड से किया। ठीक है, और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब देखो कौन सा है, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है। हैव इज अ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, ये देखो मैंने यहाँ बताया था। तो मैंने दोनों जगह बेसिकली क्या किया, आर्टिकल को यूज किया, दोनों जगह द आर्टिकल को यूज किया। अब जब आप इस स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ोगे ना, तो आप देखोगे द प्रिंसिपल एंड द चीफ गेस्ट हैव अराइव्ड। इसका मतलब क्या हुआ कि एक तो प्रिंसिपल और एक चीफ गेस्ट दोनों आ गए हैं, बोथ हैव अराइव्ड। हैव तभी हमने यूज किया ना क्योंकि दो लोग हैं। ठीक है, तो द प्रिंसिपल एंड द चीफ गेस्ट हैव अराइव्ड। तो यहाँ पे इस स्टेटमेंट में इन दो अलग लोगों की बात हो रही है, इसलिए भी हम यहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल यूज कर रहे हैं, बिकॉज टू डिफरेंट पीपल आर बीइंग टॉक्ड अबाउट। ठीक है, लेकिन इस स्टेटमेंट में देखो, अब द प्रिंसिपल एंड चीफ गेस्ट, यहाँ पे आर्टिकल यूज नहीं कर रहे हैं। द प्रिंसिपल इज नाउन वन और यहाँ पे चीफ गेस्ट इज नाउन टू, ज्वाइंड बाय एंड। यहाँ पे आर्टिकल नहीं यूज कर रहे हैं, मैं फिर बता रही हूँ आपको। द प्रिंसिपल एंड चीफ गेस्ट हैज अराइव्ड। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब कैसा है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है। अगर मैं यहाँ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज कर रही हूँ और यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है द प्रिंसिपल एंड चीफ गेस्ट, इट मीन्स कि जो प्रिंसिपल है वही चीफ गेस्ट है, ही इज ओनली चीफ गेस्ट, राइट। यहाँ पे ये दोनों एक ही पर्सन की बात हो रही है, और यहाँ पे द अगर यूज किया है दैट मीन्स ये दोनों अलग पर्सन है, डेफिनेट पर्सन है, डेफिनेट आर्टिकल है, दो अलग लोगों के साथ यूज हो रहा है। यहाँ पे एक पर्सन के साथ यूज ही तभी हो रहा है क्योंकि ये पर्सन एक है, एक ही जगह यूज हो रहा है, इसीलिए। आई होप ये लॉजिक आपको समझ आ रहा होगा, अगर नहीं आ रहा है तो इसको मैं 5 सेकंड लेके दोबारा से एक्सप्लेन करती हूँ, शायद आपको क्लियरली समझ आए। देखो पहले ये समझो कि वर्ब क्या था। वर्ब था कोई भी एक्शन जिसको कोई भी पर्सन क्या कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है, और वो पर्सन यूजुअली सेंटेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। ठीक है, इतना क्लियर है। अब वर्ब्स जो बहुत सारे टाइप्स के होते हैं वर्ब्स, ठीक है, हम पढ़ेंगे। ठीक है, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, ये वो बहुत सारे, फाइनाइट, नॉन फाइनाइट, रेगुलर, इरेगुलर, वो सब हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, बट अभी के लिए आप ये समझो कि जो वर्ब है उसमें एक टाइप ऑफ वर्ब होता है हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, अब हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, देखो जैसे ये एग्जाम्पल है, ही इज प्लेइंग फुटबॉल। ठीक है, ध्यान से समझना। अब यहाँ पे ही जो है वो बेसिकली क्या है, आपका सब्जेक्ट। प्लेइंग जो है वो आपका वर्ब है, खेलना, एक्शन करना। तो एक्शन तो वर्ब ही होता है, तो प्लेइंग इज वर्ब। फुटबॉल क्या है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे इज क्या है, इज जो है वो हेल्पिंग वर्ब है। तो ऐसे वर्ब्स जो ये मेन वर्ब जो है आपका प्लेइंग जो है वो मेन वर्ब, उसको असिस्ट करते हैं सेंटेंस को फॉर्म करने में, उसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब। उसको हेल्पिंग वर्ब बोल ही इसलिए रहे हैं क्योंकि वो ये मेन वर्ब जो है, मेन जो एक्शन है, मेन जो वर्ब है, इसको वो हेल्प कर रहे हैं सेंटेंस को फॉर्म करने में। दैट इज वाई दे आर नोन एज हेल्पिंग वर्ब, राइट। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब अगर सबको समझ में आया तो आगे चले। ठीक है, आई होप हेल्पिंग वर्ब सबको समझ में आया। अब ये जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं ना स्टूडेंट्स, ये दो तरीके के होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। ठीक है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब कौन सा होता है, देखो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होंगे इज। ठीक है, जैसे ही इज अ बॉय, तो आप वन पर्सन के साथ जो हेल्पिंग वर्ब यूज करोगे वो ऑब्वियसली सिंगुलर ही होगा ना, तो ही वन बॉय को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इज, उसके बाद एम, अब आई एम वन पर्सन है, तो सिंगुलर हुआ हेल्पिंग वर्ब। अब आप ऐसे तो नहीं लिखोगे ना वी एम, वी तो प्लूरल है, वी के साथ एम कैसे यूज करोगे। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे नहीं यूज कर सकते, आई एम। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल और क्या हो सकता है, शी इज, आई एम, तो यहाँ पे देखो प्लूरल आर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली वॉज हो जाएगा, यहाँ पे वर्ग हो जाएगा, यहाँ पे हैज हो जाएगा, यहाँ पे हैव हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके हेल्पिंग वर्ब जो होते हैं दो पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। ठीक है, आई होप इतना भी सबको समझ में आया होगा। अब इसमें एक और छोटी सी चीज मैं आपको बताऊंगी इस रूल पे वापस आने से पहले।
ताकि आपको ये रूल का जो पूरा लॉजिक है वो क्लियर हो जाए, ठीक है। क्योंकि इस रूल को, ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने इसको लास्ट में रखा है। इस रूल को हम 2-3 चैप्टर्स में यूज करेंगे, और इस रूल पे क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं, ठीक है। आपसे आई गेस पूछा भी गया इस बार भी, 17th में मैं दिखाऊंगी आपको वो क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे जब हम एक चैप्टर पढ़ेंगे, ये तो वर्ब्स चैप्टर का एक पार्ट था, ठीक है। हम ना एक चैप्टर कवर करेंगे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है। ये चैप्टर आपके सिलेबस में भी है। अब इस चैप्टर में ना एक रूल है, और बहुत सिंपल रूल है, ये आपको हर एक चैप्टर में याद रखना है, आने वाले सभी चैप्टर्स में जो हम पढ़ेंगे। वो रूल बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखो क्या रूल है वो बोलता है कि सेंटेंस जो है इस तरीके से फॉर्म होता है ना, बेसिक सेंटेंस, ठीक है, यही होता है स्ट्रक्चर। तो अगर आपका सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है मेन, और वर्ब होता है, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्या मतलब है? ये मतलब है इस चैप्टर का कि ये जो वर्ब यूज होगा ना यहाँ पे, वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप यूज करोगे। यानी सब्जेक्ट अगर आपका सिंगुलर है तो आपका वर्ब भी सिंगुलर होगा, ठीक है। अगर आपका सब्जेक्ट जो है प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा। अब इसका एक एग्जांपल देखती हूँ, देखो सब्जेक्ट सिंगुलर का एग्जांपल क्या होगा? ही इज अ बॉय, ठीक है। अब यहाँ पे आपका सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर, तो मैंने हेल्पिंग वर्ब क्या यूज किया? सिंगुलर यूज किया, देखो, ठीक है। अब कोई और एग्जांपल ले लो, आपको ऐसे लगेगा ये वाला एग्जांपल ही है, मैम कोई और एग्जांपल ले लेती हैं फिर। उसके बाद देखो, फॉर एग्जांपल शी इज गोइंग टू स्कूल, ये देखो सिंगुलर पर्सन है तो इज आ गया। अच्छा ओके, एक और एग्जांपल ले लो, आई एम हैप्पी, ठीक है, सिंगुलर है, एम यूज हो रहा है, ठीक है। अब प्लूरल देखो, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब कैसा यूज होगा? प्लूरल, देखो वी आर हैप्पी। अभी वी क्या है? सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट कैसा है? ये प्लूरल। वी किसको रिप्रेजेंट करता है? ग्रुप ऑफ पीपल को रिप्रेजेंट करता है, ये वन पर्सन की बात तो नहीं कर रहा, ये तो ग्रुप ऑफ पर्सन की बात कर रहा है, वी आर हैप्पी। तो वी अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो इसके साथ कैसा हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे? प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, ठीक है। ओके, अब देखो, दे आर कमिंग फॉर डिनर, ठीक है। अब दे क्या है? वन पर्सन को तो रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ग्रुप ऑफ पर्संस को। तो यहाँ पे हमने कैसा हेल्पिंग वर्ब यूज किया? प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये वाला जो रूल है इसको भी याद रखोगे आने वाले सभी चैप्टर्स में, कि जब भी, whenever whenever your subject is singular whenever your subject is singular, आप कैसा हेल्पिंग वर्ब यूज करोगे? सिंगुलर। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज करोगे, ठीक है। अब देखो, अब हम वापस उसी एग्जाम्पल पे आते हैं, लेट्स अगेन कम बैक टू द सेम एग्जाम्पल। क्या एग्जाम्पल है? बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है। अब मैं इसको इरेज करके यहाँ से जो भी एक्स्ट्रा है, आई एम नॉट इरेजिंग रेस्ट ऑफ द थिंग्स, बट येस देर आर फ्यू थिंग्स विच आई विल बी इरेजिंग, ठीक है। तो मैं पूरा बोर्ड रब नहीं करूंगी, सो दैट हम लोग अगर कॉन्सेप्ट्स पे दोबारा आना पड़े तो आ जाए, ठीक है। ठीक है, अब हम लोग इस रूल पे शिफ्ट करते हैं, ठीक है। अभी तक मैंने आपको सिर्फ बेसिक चीजें समझाई हैं, क्या समझाया एक बार फिर से देख लो, ताकि कंफ्यूजन ऑफ वर्ब क्या है ये बताया। उसमें वन टाइप ऑफ वर्ब हमने की, हेल्पिंग वर्ब, जो कि क्या करती है? मेन वर्ब को हेल्प करती है सेंटेंस को कंप्लीट करने में, ठीक है, असिस्ट करती है मेन वर्ब को। फिर मैंने आपको बताया कि हेल्पिंग वर्ब तो ना टू टाइप्स के होते हैं, सब सिंगुलर एंड प्लूरल, और सिंगुलर और प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे सारे मेंशन कर दिए मैंने, ठीक है। फिर एक चैप्टर की और बात की हमने इसमें, इस पर्टिकुलर चैप्टर में, कौन से चैप्टर की? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चैप्टर की। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चैप्टर में एक रूल है, मैंने आपको बताया। वो रूल क्या बोलता है कि आपका सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है ना तो आप वर्ब भी सिंगुलर ही यूज करोगे, और सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब यूज करोगे, और ये एग्जांपल्स भी मैंने आपको दिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब इस रूल को डिस्कस करते हैं। अब वो जो लॉजिक की मैं बात करी थी, अब वो अप्लाई होगा आफ्टर अंडरस्टैंडिंग दिस कॉन्सेप्ट, ठीक है। देखो, अब ये क्या कह रहा है? नाउन वन एंड नाउन टू। अगर नाउन वन एंड नाउन टू डिफरेंट पर्संस हैं तो दोनों अलग पर्सन हुए ना, दोनों अलग प्रॉपर नाउन हुए ना, तो दोनों डेफिनेट हुए ना, तो दोनों के साथ आप क्या यूज करोगे? अलग से द यूज करोगे। और क्योंकि दो पर्संस हैं तो सब्जेक्ट क्या हो गया? दो सब्जेक्ट गिवन है, तो सब्जेक्ट क्या हो गया आपके पास? प्लूरल सब्जेक्ट हुआ ना, तो कौन सा वर्ब आएगा यहाँ पे? प्लूरल वर्ब आएगा, ठीक है।
अब देखो दूसरा एग्जाम्पल, दूसरे में क्या गिवन है कि अगर आपके पास दो नाउन्स गिवन है, ठीक है, और सब्जेक्ट आपका ये जो वर्ब है आपका ये सिंगुलर है। अब इमेजिन करो हम वर्ब सिंगुलर कब यूज कर रहे हैं, व्हेन आर वी यूजिंग सिंगुलर वर्ब, जब ये दोनों जब सेम है, जब ये दोनों सेम पर्सन है, जब ये दोनों अलग पर्सन नहीं है। ठीक है, तो अगर ये दोनों अलग पर्सन नहीं है तो हम एक ही बार आर्टिकल यूज करेंगे ना यहाँ पे, हम दोबारा से यहाँ पे आर्टिकल तो नहीं यूज करेंगे, क्योंकि अगर यहाँ पे आर्टिकल यूज करेंगे दैट मीन्स दीज बोथ आर डिफरेंट पर्सन। ठीक है, अभी मुझे ये बताओ ये लॉजिक सबको समझ में आया? तभी मैंने यहाँ पे ये सेम एग्जांपल्स रखे, क्योंकि द प्रिंसिपल एंड द चीफ गेस्ट, हेल्पिंग वर्ब देखो हैव कब यूज होता है, जब दो लोगों की बात हो रही हो, जब प्लूरल आपका सब्जेक्ट है। तो प्लूरल सब्जेक्ट कब होगा, जब दो लोग हैं। वन अगर पर्सन है, वन सब्जेक्ट है, तो आपका सब्जेक्ट प्लूरल कैसे हो सकता है? सब्जेक्ट प्लूरल तभी होगा जब दो सब्जेक्ट मेंशन किए हुए हैं, दो डिफरेंट पर्सन मेंशन किए हुए हैं। यहाँ पे द प्रिंसिपल एंड चीफ गेस्ट, यहाँ पे द क्यों नहीं यूज किया? उसका लॉजिक ये भी है कि ये एक ही पर्सन है, तभी यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब भी कैसा यूज हो रहा है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज हो रहा है। ठीक है, आई होप इट इज गेटिंग क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, तो ये रूल जो है इसके ऊपर हमने इतना सारा टाइम, लाइक 5 to 10 मिनट्स इसलिए इन्वेस्ट किए, बिकॉज दिस रूल इज रियली इंपॉर्टेंट। एंड ये बहुत सारे चैप्टर से जुड़ा हुआ रूल है। ये आप वर्ब्स चैप्टर में पढ़ोगे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चैप्टर में पढ़ोगे, बहुत सारे अदर्स चैप्टर्स में भी हम देखेंगे कि ये रूल रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो सब चैप्टर्स के रूल एक दूसरे चैप्टर्स में यूज होंगे, इसीलिए हमने इस चैप्टर में बहुत सारे अदर चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट भी समझे। इसीलिए मैंने टाइम लगा के आपको आज थोड़ा सा वर्ब का कॉन्सेप्ट समझाया, हेल्पिंग वर्ब समझाया, और यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का ये रूल बताया, क्योंकि अब मैं जब भी नेक्स्ट टाइम इस रूल की बात करूंगी तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि मैम ये रूल बता चुके हैं, और वो आपको धीरे धीरे याद हो जाएगा। ठीक है, आपको जब भी मैं हेल्पिंग वर्ब की बात करूंगी आपको ये सब इन्फॉर्मेशन याद कराऊंगी कि देखो ये पढ़ा था, ये पढ़ा था, आपको ये चीजें दोबारा दोबारा जब पढ़ोगे तो वो आपके ब्रेन में अच्छे से स्टिक कर जाएंगी। ठीक है, तो आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। आई होप ये सब क्लियर होगा। आई गेस वी हैव स्पेंड सफिशिएंट टाइम ऑन दिस। अगर किसी को अभी भी कुछ प्रॉब्लम है, आई एम जस्ट ओपनिंग द चैट बॉक्स, मैंने इतने टाइम से चैट बॉक्स देखा नहीं है, तो मेरे को प्लीज रिप्लाई कर दो किसी को अगर कुछ भी प्रॉब्लम है। ठीक है, अभी मैं मैम कॉमेंट्स स्टेट का, हाँ जी, मैम स्टेट का बारे में बोल रहा था थोड़ा पहले। स्टेट के बारे में आपको देखो, स्टेट के नाम के साथ हम यूज करेंगे द, उसका भी एक एक्सेप्शन है। देखो लेट मी जस्ट कम टू, देखो मैं ना ये चीज ना आपको एक्सप्लेन करती हूँ, एक सेकंड रुको। आई गेस आई हैव टू, ये रब कर दूं पहले, मुझे ये बताओ ये सारा रब कर दूं? कैन आई रब दिस? कैन आई क्लियर द बोर्ड? लेट मी नो इफ एनीबडी इज राइटिंग, तो कर लो प्लीज, रिप्लाई इन द कमेंट सेक्शन। जस्ट लेट मी नो। देखो, ओके, आई एम जस्ट डिलीटिंग द एंटायर स्टफ। अब ना वापस से उस स्टेट वाले पे चलते हैं, क्योंकि वो स्टेट को लेके शायद कंफ्यूजन है, कौन सा आर्टिकल कौन सा रूल था। ओके, रूल नंबर 4 था। ठीक है, देखो जब भी एक स्पेसिफिक स्टेट की बात होगी, देखो अगर कंट्री की बात हो रही है ना, इसका भी लॉजिक ना सेम ही है, इसमें ऐसा नहीं है कि कुछ डिफरेंट लॉजिक लग रहा है, आपको मैं कुछ अलग से बताऊंगी। डेफिनेट आर्टिकल क्या होता है? द होता है। और कब यूज करते हैं? जब किसी पर्टिकुलर चीज की बात करते हैं या पर्टिकुलर नाउन की बात करते हैं। अब वो पर्टिकुलर नाउन क्या हो सकता है आपका? वो पर्टिकुलर नाउन आपका पर्सन भी हो सकता है, ठीक है, प्लेस भी हो सकता है, और थिंग भी हो सकता है, या कोई एब्स्ट्रैक्ट चीज भी हो सकती है। यही पढ़ा था। ठीक है, बेसिक से उठा रही हूँ ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए। अब देखो डेफिनेट आर्टिकल एक पर्टिकुलर चीज को बताता है। कंट्री के नाम के साथ क्यों यूज कर रहे थे, मैंने आपको क्या लॉजिक दिया था कि देखो पूरी प्लानट पे यूएसए नाम की एक ही कंट्री है, तो डेफिनेट हुआ या नहीं हुआ? मतलब एक पर्टिकुलर ही कंट्री है ना, ऐसा तो नहीं है हमारे पास 10-12 यूएस है और सबके साथ हम ए यूज कर रहे हैं। तो वी हैव ओनली वन कंट्री बाय द नेम ऑफ अरुणाचल प्रदेश, सॉरी, यूएसए। Similarly, we have only one state by the name of Arunachal Pradesh, and we are talking about a specific state. That is why I have used the article here. तो वो स्पेसिफिसिटी, एक पर्टिकुलैरिटी का जो लॉजिक है वो यहाँ पे भी लगता है स्टेट के साथ। इंडिया की अगर मैं बात करूं तो वी हैव ओनली वन स्टेट विद द नेम ऑफ अरुणाचल प्रदेश। यू गो एनीवेयर इन द वर्ल्ड देयर इज ओनली वन स्टेट विद द नेम ऑफ अरुणाचल प्रदेश, सो इट इज स्पेसिफिक ऑन इट्स ओन। तो वो अपने आप में ही स्पेसिफिक और एक पर्टिकुलर नाउन बनता है।
ठीक है, तो इस केस में हमने बेसिकली द आर्टिकल यूज किया। ऑल्दो अरुणाचल प्रदेश जो है वो प्रॉपर नाउन है, ठीक है, प्रॉपर नाउन के साथ हम यूज नहीं करते हैं, बट दिस इज द नेम ऑफ अ स्पेसिफिक प्लेस। अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल अरुणाचल प्रदेश की किसी भी मार्केट का नाम लिख दूं, ठीक है, तो हो सकता है मैं वहां द आर्टिकल यूज नहीं करूं, ठीक है, क्योंकि वैसे ही हो सकता है मार्केट फॉर एग्जाम्पल अर्बन एस्टेट, ठीक है, देर इज अ प्लेस यहाँ पे जिसका नाम है अर्बन एस्टेट। अब मैं द अर्बन एस्टेट नहीं लिखूंगी क्योंकि अर्बन एस्टेट जैसी बहुत सारी कॉलोनीज या बहुत सारी सोसाइटीज बहुत जगह होंगी, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश अपने आप में ही एक स्पेसिफिक प्लेस का नाम है, ठीक है, हम एक स्पेसिफिक प्रोविंस की या ऐसे कह लो स्टेट की बात कर रहे हैं। यहाँ पे इंडिया में वी हैव जितनी भी स्टेट्स वी हैव, हमारे पास एक स्पेसिफिक जो स्टेट है उस डेफिनेट स्टेट की, एक पर्टिकुलर स्टेट की बात हो रही है, हेंस यहाँ पे मैंने दो आर्टिकल यूज किया। अब ये बताओ कोई कंफ्यूजन अगर है तो। मैंने आपको क्या बोला था कि आपको अच्छा कहाँ। मैम, हाँ जी। हर हर स्टेट के साथ में दा लगा सकता है ना मैम? हाँ जी, लेकिन वेस्ट बंगाल के साथ आप द नहीं लगाओगे, फिर से वही एक्सेप्शन आएगा कि डायरेक्शन है और प्लेस है, उस केस में द आर्टिकल नहीं यूज होगा। आपको रूल्स को इंटरलिंक करके भी पढ़ना है। जैसे स्टेट के नाम के साथ यहाँ मैंने द यूज कर लिया, बट मैं वेस्ट बंगाल के नाम के साथ द नहीं यूज करूंगी। क्यों यूज नहीं करूंगी? क्योंकि जोग्राफिकल डायरेक्शन के रूल में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था जब भी एक प्लेस का नाम गिवन है और उस प्लेस के नाम से पहले डायरेक्शन गिवन है तो दो आर्टिकल यूज नहीं करते। समझ रहे हो? तो आपको ये रूल्स को इंटरलिंक करके समझना पड़ेगा। एवरी रूल इज इंटरलिंक्ड। अब यहाँ पे देखो द यूज किया, बट वेस्ट बंगाल के साथ क्यों नहीं यूज कर रही? क्योंकि वो फिर जोग्राफिकल डायरेक्शंस वाला रूल क्या बोलता है। आपको सारे रूल्स थोड़ा थोड़ा ध्यान में रखने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि आप एक रूल पढ़ो और एक को भूल जाओ। उस कंटेक्स्ट में आप द वेस्ट बंगाल अगर आप एग्जाम में करके आओगे तो वो गलत हो जाएगा। यू कैनॉट जनरलाइज, ग्रामर इज नथिंग अबाउट जनरलाइजिंग थिंग्स। आपको रूल स्पेसिफिक ही चीजें करनी पड़ेंगी, हम लोग बाहर नहीं जा सकते इन रूल से। आई होप आई एम गेटिंग क्लियर। आई होप आई एम क्लियर। देखो ये जोग्राफिकल डायरेक्शन में ये रूल, लेट मी जस्ट स्विच द स्लाइड। ये देखो हमने क्या पढ़ा था, नेम ऑफ द डायरेक्शन के साथ अगर नेम ऑफ द प्लेस है तो हम कोई आर्टिकल यूज नहीं करते। अब ये भी तो स्टेट का ही नाम है, बट इस स्टेट के नाम के साथ तो मैं द आर्टिकल यूज नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे ये एक्सेप्शन याद है। तो आपको ये रूल्स तो याद करने ही पड़ेंगे, बट आपको एक्सेप्शंस भी याद करनी पड़ेंगी। अब मैंने एकदम से आपको क्यों बोला कि आप सब स्टेट्स के नाम के साथ यूज नहीं करोगे, सिर्फ स्पेशली क्योंकि मुझे एक्सेप्शन याद था इसलिए। तो आपको थोड़ा थोड़ा एक्सेप्शंस के ऊपर भी काम करना पड़ेगा सो दैट यू कैन डिस्टिंग्विश कि आपको कहाँ पे यूज करना है कहाँ नहीं। और वो ना सिर्फ रूल्स को पढ़ के या याद करके नहीं आएगा। यू कैन मेमोराइज द रूल्स, मैं आपको याद करा सकती हूँ, मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस में अप्लाई करना भी सिखा सकती हूँ, बट द थिंग इज आपको खुद भी उसको प्रैक्टिस करना होगा सो दैट यू कैन लर्न द एप्लीकेशन ऑफ द रूल, राइट। तो रूल्स को अप्लाई कैसे करना है उसको भी सीखना पड़ेगा हमें धीरे धीरे। आई होप आई एम मेकिंग माई सेल्फ क्लियर। तो एनी मैम अदर डाउट? ये वेस्ट वेस्ट बंगाल के साथ में हाँ ए जी। या एन वेस्ट यूज करना? वेस्ट बंगाल के साथ नहीं आएगा। वेस्ट राजस्थान, देखो अगर आप स्पेसिफिक डायरेक्शन के साथ राजस्थान यूज कर रहे हो तो नहीं आएगा। अगर मैं हरियाणा बोलूं फॉर एग्जाम्पल तो द हरियाणा हो सकता है, ठीक है, बिकॉज इट इज वन स्पेसिफिक स्टेट इन अ पर्टिकुलर कंट्री, राइट। तो वो एक ठीक होगा। और हम बहुत सारे जैसे समिट्स होती हैं हरियाणा में, कॉन्क्लेव्स होती हैं, उनमें हम द हरियाणा यूज भी करते हैं। द हरियाणा टाइम्स, वो न्यूज़पेपर वाला रूल भी लगता है, देखो स्टेट वाला भी लग रहा है। तो बहुत सारे, आप जब एक सेंटेंस को सॉल्व करोगे पेपर में तो आपको ये देखना पड़ेगा कि सेंटेंस में कोई गलती तो नहीं है, कौन सा रूल में अप्लाई कर सकता हूँ और कौन सा नहीं। वो आपको प्रैक्टिस से ही सीखना पड़ेगा। उसमें मैं आपकी हेल्प जरूर कर सकती हूँ, बट यस डेफिनेटली प्रैक्टिस आपको ही करनी पड़ेगी। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, किसी और को कुछ कंफ्यूजन? एनी अदर कंफ्यूजन? तो आज हमने कितने रूल्स किए? वी हैव ऑलरेडी डन 24 रूल्स दो आर्टिकल से रिलेटेड। और मैम कल हमें क्या शुरू करना है? कल हमें इनडेफिनेट, हाँ जी कोई कुछ बोल रहा था। मैम, हाँ जी। आप ये रूल्स को पीडीएफ फाइल में भेज सकता है क्या मैम? हाँ जी, पीडीएफ फाइल में ही भेजेंगे, डोंट वरी। आपको ये रूल्स पीडीएफ फाइल में ही मिलेंगे, नॉट इन पीपीटी, डोंट वरी। ठीक है, और कुछ कंफ्यूजन बताओ।
ठीक है। ओके, पीडीएफ में ही मिलेगा, जिसको भी डाउट है पीडीएफ में ही मिलेगा आपको, ये पीपीटी में नहीं मिलेगा। पीपीटी इसलिए बनाई है ताकि मैं आप लोगों को इजीली समझा पाऊँ, सिंप्लीफाई करने के लिए एक्चुअली मैंने पीपीटी बनाई है, ताकि आपको एक स्लाइड पे सब कुछ मिल जाए, आपको ऐसे बहुत सारे बुक्स के पेजेस जैसे नहीं छांटने पड़ रहे हो। ये नोट्स मैंने अपने यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के मेंस एग्जामिनेशन के लिए बनाए थे, बिकॉज स्टेट पीसीएस में भी सेम क्वेश्चंस वो पूछ रहे होते हैं। इंग्लिश इज ऑलवेज सेम, ग्रामर तो हमेशा सेम होगी, चाहे आप यूपीएससी दो, चाहे स्टेट पीसीएस दो, या सीएचएसएल दे दो, या कोई भी एग्जाम दे लो, सब सेम ही होगा ना, रूल्स तो सबको सेम पढ़ने पड़ते हैं। तो दीज आर दोज नोट्स विच आई मेड फॉर माई सेल्फ, एंड द बुक्स आई रेफर टू मेक दीज रूल्स आर वन ऑफ द बेस्ट बुक्स दैट आई यूज्ड, राइट। तो उनमें से जो भी मुझे अपने लिए काम आया अपने मेंस एग्जामिनेशन में, वो सब मैंने यहाँ पे आपका डाल दिया है। मैं आपको अपने हैंड रिटन नोट्स भी दे सकती थी, बट प्रॉब्लम पता है क्या, मेरी हैंड राइटिंग इज नॉट गुड, आप लोगों को वो समझ नहीं आते, तो आई हैड नो ऑप्शन बट टू मेक पीपीटी, ताकि एटलीस्ट टाइप्ड वो आप लोगों को समझ आ जाए। ठीक है, तो किसी कुछ और कंफ्यूजन है? नो प्रॉब्लम, आपको रिविजन के लिए रिकॉर्डेड लेक्चर लिंक्स मिलेंगे, उसकी आप लोग टेंशन मत लो, सब लेक्चर्स रिकॉर्ड हो रहे हैं, मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ साथ साथ। तो जो भी स्टूडेंट्स अगर इस चीज के लिए वरिड हैं कि रिकॉर्डेड लेक्चर रिविजन के लिए चाहिए, डोंट वरी अबाउट दैट। आप लोगों को आज 5th लेक्चर है ना आपका, तो जब ये आर्टिकल चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, या मैं बात करती हूँ सर से, आपको साथ के साथ रोज के रोज ना रिकॉर्डेड लेक्चर के लिंक वो भेज भी रहे हैं और वो भेज भी देंगे। ठीक है, तो रिकॉर्डेड लेक्चर भी मिलेंगे, उसकी टेंशन मत लो। रिविजन मैं क्लास में भी करा रही हूँ, रिकॉर्डेड से भी देख सकते हो, बिंज वॉच कर सकते हो। आई होप यू ऑल नो व्हाट इज बिंज वॉच। ठीक है, जब आपको क्लास की रिविजन हो गई, खुद से पढ़ लिया, उसके बाद रात को सोने से पहले 1.25 की स्पीड पे या 1.5 की स्पीड पे लेक्चर को देख सकते हो, दैट इज नोन एज बिंज वॉचिंग। ठीक है, तो वो कर सकते हो। तो इस तरीके से अगर आप करोगे तो 2 बार 3 बार 4 बार जितनी मर्जी बार लेक्चर को देख लेना, चीजें याद हो जाएंगी। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं, बिकॉज टाइम इज ऑलरेडी अप, इट इज ऑलरेडी 10 o'clock हियर, एंड आई सी यू टुमारो इन टुमारोज क्लास। हाँ जी, मैम, हाँ जी। इनडिफिनिट आर्टिकल हो गया मैम? हाँ, इनडेफिनेट आर्टिकल नहीं, डेफिनेट आर्टिकल हो गया, इनडेफिनेट अभी हम पढ़ेंगे। ओके। डेफिनेट आर्टिकल हमने कर लिया है, ये जो 24 रूल्स हैं ये आपके सब जगह यूज हो जाएंगे। देखो, डेफिनेट आर्टिकल में आप ये 24 रूल्स के अलावा सिर्फ एक चीज याद रखना, कि जब भी किसी स्पेसिफिक चीज की बात हो रही है, हमेशा द आर्टिकल जाएगा, ऑलवेज, ऑलवेज। और ये लॉजिक कभी भी गलत नहीं होगा, क्योंकि डेफिनेट आर्टिकल की ग्रामेटिकल डेफिनेशन ही ये बोल रही है, तो कैसे गलत हो सकता है यह लॉजिक। समझ रहे हो मेरी बात? ओके, आई गॉट इट। तो इनडेफिनेट आर्टिकल्स हम कल से शुरू करेंगे, एंड इनडेफिनेट आर्टिकल जब हम कल से शुरू करेंगे तो हम देखेंगे कि क्या क्या है इनडेफिनेट आर्टिकल्स में। उसके बाद आपका चैप्टर से रिलेटेड एक टॉपिक रह जाएगा, जीरो आर्टिकल। जीरो आर्टिकल मीन्स ऐसा कौन सी जगह है जहाँ पे आर्टिकल्स नहीं यूज करने हो। तो उसके बाद आपका ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, और उस चैप्टर के बाहर से आई डोंट थिंक सो एग्जामिनर आपको कुछ पूछने वाला है, और बनता भी नहीं है, यूपीएससी भी नहीं पूछता, तो स्टेट पीसीएस भी नहीं पूछते हैं, तो डेफिनेटली स्टाफ सिलेक्शन कमीशन तो पॉसिबल ही नहीं है कि पूछें, बिकॉज ऑब्वियसली उनका डिफिकल्टी लेवल उतना ज्यादा नहीं होगा, और एंड ऑलमोस्ट एवरीथिंग हैज बीन कवर्ड इन दिस, तो डोंट वरी। ठीक है, सब हो जाएगा आपका। ओके, तो आई होप ओके इट इज क्लियर टू एवरीवन। तो इसी के साथ ही I'm just winding up the class. I'll see you tomorrow in tomorrow's class. For now, have a good night, and it was so nice to have you all in the session. Thank you so much for joining. गुड नाइट। Good night. सुनील, कंप्लीट करने के बाद आर्टिकल्स मैंने जो सोचा है ना, ओके, हम लोग बात कर ही लेते हैं 2 मिनट्स। मैंने सोचा कि हम लोग नाउन चैप्टर कर लेंगे, ठीक है, बिकॉज नाउन चैप्टर भी ना बहुत लेंथी चैप्टर है, इट इज अ वेरी लेंथी चैप्टर, देयर आर टू मेनी रूल्स, आई गेस 30-40 रूल्स हैं उसमें। ठीक है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, तो नाउन चैप्टर करते हैं। और बहुत सारी, वैसे मैं नाउन चैप्टर यूजुअली लास्ट में कराती हूँ, क्योंकि बहुत सारे चैप्टर के रूल्स इस चैप्टर में आ जाएंगे। तो जब हम नाउन चैप्टर करेंगे तो मुझे बहुत सारे चैप्टर्स का रेफरेंस आपको देना पड़ रहा होगा। ठीक है, तो इसलिए मैं नाउन चैप्टर हमेशा लास्ट में कराती हूँ, बिकॉज इट इज वन ऑफ द मोस्ट आई फील डिफिकल्ट चैप्टर्स, एंड कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा, क्योंकि लंबा है, लेंथी है, बट कर लेंगे हम लोग, सेकंड चैप्टर नाउन से करेंगे। ठीक है, ओके, चलिए, ओके देन, आई सी यू टुमारो, बाय एवरीवन, गुड नाइट। कुछ और कंफ्यूजन हो तो ड्रॉप मी अ टेक्स्ट इन द ग्रुप, आई विल सी, राइट।